प्रिय शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वर्ष 2020-21 में DPI के द्वारा कक्षा 11वीं की प्रश्न बैंक जारी की गई है। इस प्रश्न बैंक के प्रश्नों में से ही अब वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाना है। तो आज की वीडियो में मैं अर्थशास्त्र विषय की इकाई 2 के प्रश्नों को लेकर आया हूं, जिसमें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि इस इकाई के लिए कुल कितने अंक आवंटित किए गए हैं। तो विद्यार्थियों, मैं बताना चाहूँगा कि इस इकाई के लिए कुल 17 अंक आवंटित किए गए हैं। यानी आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से यह इकाई काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 4 प्रश्न पूछे जाना है। 2 अंक वाला एक प्रश्न आएगा, 3 अंक वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न ऐसा रहेगा जो कि 5 अंक का रहेगा। तो आज हम इन 1 नंबर वाले प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से अवगत होंगे। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के आधार पर किया जाता है तो इसे कहते हैं। तो जब हम आंकड़ों को समय के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो क्या कहलाता है? समय अनुसार वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, आंकड़ों को विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इस विधि का नाम क्या है? तो जब हम आंकड़ों को अलग अलग विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो ये कहलाता है गुणात्मक वर्गीकरण। इस विधि का नाम है गुणात्मक वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, एक अच्छी प्रश्नावली का कौन सा गुण है? देखते हैं कौन कौन से गुण दिए हैं। उचित क्रम, उचित स्थान, छोटे एवं स्पष्ट प्रश्न, उपर्युक्त सभी। तो एक अच्छी प्रश्नावली बनाते समय हमें सभी बातों का ध्यान रखना होता है। उसके जो सही गुण हैं ये सभी मिलाकर के गुण हैं, यानी उचित क्रम में हम प्रश्न पूछें, उचित स्थान दिया जाए और छोटे एवं स्पष्ट प्रश्न पूछे जाएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला है आयत चित्र हैं। आयत चित्र हैं द्विविमा, एक विमा, त्रिविमा या कोई नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं आयत चित्र कैसे होते हैं, इस प्रकार से हम बनाते हैं आयत चित्रों को। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है, इसलिए आयत चित्र कैसे होते हैं? द्विविमा आरेख होते हैं। आयत चित्र होते हैं कैसे? द्विविमा आरेख। अगला प्रश्न जो कि खाली स्थान भरना है इनमें, प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है? वर्ग विस्तार कहलाता है। जैसे हम जानते हैं कि जो वर्ग की उच्च सीमा जैसे L2 और उसमें से हम निम्न सीमा L1 को घटा देते हैं तो क्या ज्ञात हो जाता है? वर्ग विस्तार। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उसमें आएगा वर्ग विस्तार। वर्ग विस्तार पहला वाला जो खाली स्थान है हमारा, प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है? वर्ग विस्तार कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें पूर्व में उपयोग में आने वाले समंक रिक्त स्थान समंक कहलाते हैं। तो जो समंक पूर्व में क्या है, पूर्व में उपयोग आ चुके हैं और उनका हम पुनः उपयोग करते हैं तो वो कहलाते हैं द्वितीयक समंक। कौन से समंक कहलाते हैं? वह कहलाते हैं द्वितीयक समंक। तो इस रिक्त स्थान में आ जाएगा द्वितीयक। प्रश्न क्रमांक 3 है, रिक्त स्थान चित्र गोलाकार होते हैं तो इस रिक्त स्थान में आएगा पाई या फिर वृत्त। वृत्त चित्र गोलाकार होते हैं। हमने कभी इन सवालों को बनाए हैं जिसमें कि हम ऐसे बनाते हैं, ये अलग अलग भागों में जब हम समंकों को अलग अलग बांट देते हैं तो ये वाला जो चित्र होते हैं वो गोलाकार होते हैं। कौन से होते हैं? पाई चित्र गोलाकार होते हैं या वृत्त चित्र गोलाकार होते हैं। तो इसमें हम पाई भी लिख सकते हैं या फिर वृत्त लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीयक समंक रिक्त स्थान नहीं होते हैं। तो द्वितीयक समंक कैसे नहीं होते हैं? मौलिक नहीं होते हैं। यहाँ पे आएगा मौलिक, क्योंकि यह किसी
दूसरे व्यक्ति द्वारा एकत्रित किए जाते हैं और उनका उपयोग कोई दूसरा व्यक्ति करता है, तो यहाँ पर लिखना होगा मौलिक। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य असत्य बताना है। किसी वर्ग में आने वाले चरों की संख्या को वर्ग आकृति कहा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ये क्या लिखा रहेगा, आवृत्ति लिखा रहेगा, आवृत्ति। किसी वर्ग में आने वाले चरों की संख्या को वर्ग आवृत्ति कहा जाता है। तो यह क्या रहेगा, कथन सत्य है। तो यहाँ पे हमें लिखना है सत्य। पहला कथन कैसा है, सत्य है। अगला प्रश्न है सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं। तो यह कथन भी कैसा है, सत्य है। सूचक स्वयं प्रश्नावली को भरते हैं। अगला प्रश्न है घंटा, दिन, हफ्ता व महीना भौगोलिक वर्गीकरण का उदाहरण है। तो यह कथन असत्य है। क्यों है असत्य? क्योंकि जब हम समय के हिसाब से वर्गीकरण करते हैं तो वो कहलाता है समय अनुसार वर्गीकरण, जबकि यहाँ पे लिखा है भौगोलिक वर्गीकरण। तो यह कथन कैसा है, असत्य है। संचयी आवृत्ति से आशय एक वर्ग की आवृत्ति से है। तो यह कथन भी कैसा है, असत्य है। तो इस कथन को भी हमें क्या कर देना है, असत्य कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, पहला हमारा कथन है, पहला जो प्रश्न है वह सत्य है, दूसरा भी हमारा सत्य है, तीसरा हमारा असत्य है और चौथा असत्य है। अगला प्रश्न है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो मध्य मूल्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो हम जानते हैं मध्य मूल्य बराबर सूत्र क्या होता है, मध्य मूल्य का सूत्र होता है, यदि हम उसे अंग्रेजी में लिखेंगे तो MV बराबर L1 धन L2/2। इसे हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसे मध्य मूल्य बराबर निम्न सीमा धन उच्च सीमा बटे 2। इस प्रकार से हम इसका सूत्र लिख सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्र किए गए या एकत्रित समंक क्या कहलाते हैं। तो जब अनुसंधानकर्ता स्वयं जो समंक एकत्रित करता है वे समंक कहलाते हैं प्राथमिक समंक कहलाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा प्राथमिक। अनुसंधानकर्ता के द्वारा जब समंक स्वयं एकत्रित किए जाते हैं, समंक एकत्रित किए जाते हैं, संकलित किए जाते हैं, तो वो प्राथमिक समंक कहलाते हैं। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों बाद होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसके पहले जो हमारी जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, और अब जनगणना कितने में होगी, 2021 में होगी। इस प्रकार से भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है, 10 वर्षों बाद होती है। अगला प्रश्न है द्विगुण सारणी किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं जब समंकों को किन्हीं 2 गुणों के आधार पर हम उनका वर्गीकरण करते हैं तो द्विगुण सारणी कहलाती है। जैसे यदि हम जनसंख्या का वर्गीकरण जब हमें करना हो तो जनसंख्या को हम 2 वर्गों में बांट दें, जैसे महिला पुरुष या साक्षर निरक्षर। तो यह क्या हो जाएगा, महिला पुरुष को या महिला पुरुष में या साक्षर और निरक्षर में जब हम बांट देंगे तो ये हो जाएगा द्विगुण सारणी। द्विगुण सारणी में हम ये लिख देंगे। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। इसमें 2 कॉलम दिए हैं, कॉलम आ कॉलम बा। एक अच्छी या एक प्रश्नावली का गुण क्या है, इसमें प्रश्न कैसे होना चाहिए। एक अच्छी प्रश्नावली का गुण, इसके छोटे एवं स्पष्ट प्रश्न होना चाहिए। प्राथमिक आंकड़े प्रकाशित आंकड़े लिखा है, तो प्रकाशित आंकड़े कहाँ जोड़ी मिलेगी,
द्वितीयक समंक से। अगला है टिप्पणी, तो सारणी का अंतिम भाग टिप्पणी होता है। संचयी बारंबारता वक्र को हम तोरण भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको इस प्रकार से यहाँ पर इस इकाई के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, इन सभी प्रश्नों को अवगत करा दिया है, हल करा दिया है। तो आप इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तैयार कर लें। मैं यह नहीं कहता कि आप इस वीडियो को बार बार देखें, मैं यह सुझाव दूंगा कि आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर लें, ताकि जब परीक्षा के दिन रहेंगे तो आपको बस थोड़ी सी नज़र मारना होगी इन पे और आपको यह सब याद आ जाएगा और परीक्षा में आप अच्छे अंक लेकर के उत्तीर्ण होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि वह भी इस वीडियो से, इस जानकारी से लाभान्वित हो जाएं। मैं आप सबके लिए इसी प्रकार के वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। आपने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।